अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब हम अपने ईएनटी में नोज़ में से अगला चैप्टर पढ़ते हैं जो कि है प्रोप्टोसिस। प्रोप्टोसिस बेसिकली पूरी बॉडी की टर्म यूज़ की जाती है, बल्जिंग आउट ऑफ एनी टिश्यू आउटसाइड ऑफ द बॉडी या फिर प्रोमिनेंस, इस केस उसको प्रोप्टोसिस बोलते हैं। आई की केस में उसे एक्सोप्थेल्मस भी बोल सकते हैं, मोर डिफाइंड के केस में। तो ये चैप्टर बेसिकली एक्सोप्थेल्मस से रिलेटेड है। इसमें ये बताया गया कि जो आई है वो प्रोड्यूस आउट हो जाती है जब भी कोई पैथोलॉजी होती है। पैथोलॉजी क्या करेगी, सपोज करेगा ट्यूमर वगैरह है तो जिस साइड पे वो ग्रो करेगा वो आई की ऑर्बिट पे प्रेशर डालेगा और उसके अपोजिट साइड पे आई चली जाएगी। और अगर हमारे पास कोई वैसी पैथोलॉजी है जैसे अगर ग्रेव्स डिजीज़ है तो उसमें हमारे पास जनरली तौर पे आईज बाहर की तरफ बल्ज आउट हो जाती हैं। तो इसको कॉजेज़ को देखने के लिए निमोनिक दिया हुआ है वेन, VEIN। आपने ये याद रख लें। तो ये पूरे चैप्टर की एक तरह की समरी है। सबसे पहले चेंजेस वी से आता है वस्कुलर चेंजेस, ई से आता है एंडोक्राइन चेंजेस, आई से आता है इन्फ्लेमेटरी एंड इन्फेक्शियस कॉजेज और एन से नियोप्लास्टिक। वस्कुलर में आपके पास वीनस वेरिक्स है। वीनस वेरिक्स होता है बेसिकली कैपिलरीज की डायलेशन हो जाती है। कैवर्नस हेमेंजियोमा ये बेसिकली बिनाइन ट्यूमर है आपके पास। और कैरोटिड कैवर्नस फिस्टुला ये सारे कॉजेज से हमारे पास क्या होता है, आइज बल्ज आउट हो जाती है। तो अब बस आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये निमोनिक के लिहाज से ये पता होना चाहिए कॉजेज क्या क्या है। एंडोक्राइनल में ग्रेव्स डिजीज मोस्ट कॉमन है, हाइपरथायराइडिज्म, इसमें आइज बल्ज आउट हो जाती है, एक्सोथेल्मस होता है और ये यूजुअली बाईलेटरल होता है, जबकि वस्कुलर चेंजेस में यूनिलेटरल होता है। इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन में इडियोपैथिक सबसे कॉमन आ जाता है, फिर ऑर्बिटल इन्फ्लेमेशन, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, एब्सेस। तो इन शॉर्ट जो भी चीज़ है जो अगर आपके पास आई पे इफेक्ट कर रही है तो वो अगर उसको बाहर की तरफ पुश कर रही है तो वो हमारे पास कॉज हो सकती है। एस्पेजिलोसिस होती है, वेगनस ग्रामेटस, लैक्रिमल ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होती है। नियोप्लास्टिक में 3 तरह की क्लासिफिकेशन है ट्यूमर्स की, प्राइमरी ट्यूमर्स ऑफ ऑर्बिट, ट्यूमर्स ऑफ पैरानेजल साइनसिस एंड मेटास्टेसिस ट्यूमर्स। प्राइमरी ट्यूमर ऑफ ऑर्बिट है बेसिकली कोई भी टिश्यू या बोन जो ऑर्बिट से अराउंड है वो प्राइमरी ट्यूमर्स में आएगी हमारे पास, जिसमें आपका डर्माइड सिस्ट है, कैपिलरी हेमेंजियोमा, ग्लायोमा है, नर्व का ट्यूमर आएगा, उसके बाद ऑर्बिटल प्रियोमॉर्फिक ग्लैंड्स का ट्यूमर आ जाएगा। ये सारा प्राइमरी ट्यूमर्स में आते हैं। ट्यूमर्स ऑफ पैरानेजल साइनसिस ये है कि जो हमारे पास 3 मेन साइनसिस हमने पढ़ी थी, फ्रंटल साइनस, एथमॉइड और मैक्सिलरी साइनस। इन तीनों में म्यूकोसील बन गया, फिर इनका ट्यूमर हो गया जो आई के ऊपर प्रेशर डालेगा। अगर फ्रंटल की अगर हम बात करें तो वो आई को लेटरली और फॉरवर्ड पुश करेगी, जबकि मैक्सिलरी है आई को अपवर्ड और फॉरवर्ड पुश करेगी, और हमारे पास जो एथमॉइडल है वो लेटरली पुश करेगी और फॉरवर्ड पुश करेगी। तो ये सारे हमारे प्रोप्टोसिस करते हैं। मेटास्टेसिस ट्यूमर्स में हमारे पास जो और बॉडी के मेटासाइज होकर आ सकते हैं, और जिसमें कार्सिनोमा ब्रेस्ट है, लंग्स है, प्रोस्टेट है, किडनी, थायराइड है, GIT वगैरह, ये लेस कॉमन है। बाकी ये जो प्राइमरी ट्यूमर है या ट्यूमर पैनल साइनस है ये ज़्यादा कॉज करते हैं। तो आप ये कॉजेज़ पढ़ लें। अच्छा, इन सब के डायग्नोसिस में आप देख रहे हैं कि जब भी डायग्नोसिस करेंगे तो आपने एक्सरे और CT स्कैन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CT स्कैन अभी जैसे डायग्राम में आपको यहाँ पे आई लेफ्ट साइड की जो आई है वो बल्ज आउट यानी कि प्रोप्टोज होकर आपको मिल रही है, यानी कि एक्सोप्थेल्मस हुआ है इसका। या फिर आप यहाँ पे देखें कि अगर आई पे डायरेक्टली पंच इंजरी हो जाए या फिर जिसको ब्लो आउट इंजरी बोलते हैं, उसको आई अंदर की तरफ भी जा सकती है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है सूडो प्रोप्टोसिस। सूडो प्रोप्टोसिस का मतलब ये है कि आई जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन में होगी लेकिन वो आपको अपेयर होगी जैसे वो बाहर की तरफ आई हुई है, बल्ज आउट हुई है, प्रोप्टोस हुई है। उसकी रीज़न क्या है कि जो दूसरी आई है उस पर आपके फ्रैक्चर हुआ होता है, आई अंदर की तरफ गई होती है। आमतौर पे जब हम पेशेंट को देखते हैं तो एक साइड की आई ज़रूरत से ज़्यादा अंदर नजर रही हो तो दूसरी वाली बाहर नजर आ रही होती है, लेकिन उसकी कॉज क्या होती है, जो दूसरी आई है जो अंदर की तरफ गई है असल में पैथोलॉजी उससे रिलेटेड है। तो वहाँ पे सूडो हमें मतलब रॉन्ग तरह से पता लगा रहा था कि प्रोप्टोसिस हुई है, लेकिन वो नहीं हुई होती। यहाँ पे बाकी डायग्नोसिस के लिए एक्सरे, CT वगैरह करवाएं, और जो भी ये सारी कॉज है ना, वस्कुलर है, एंडोक्राइनल है, इन्फ्लेमेशन है, इसको ट्रीट करेंगे। यहाँ पे इसके डिटेल पढ़ लिएगा, ये सारे समझे आपको मैंने बता दिए। इवैल्यूएशन के लिए आपको पता कैसे लगेगा, सबसे पहले अपनी डायग्नोसिस हिस्ट्री लेनी है, डिटेल हिस्ट्री लेंगे, आपको पता लग जाएगा कि ट्यूमर वगैरह या डिजीज़ है या फिर कोई वस्कुलर डिसऑर्डर है उससे रिलेटेड है। फिजिकल एग्जामिनेशन से पता लग जाएगा, एक्सरे और लैब इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे, CT वगैरह करवाएं। अल्ट्रासोनिक और उससे भी नहीं पता लग रहा तो फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी करवाएं, बायोप्सी वगैरह करवाएं तो उससे पता लग जाएगा। मैनेजमेंट में देखें, ज़रा गौर से देखिएगा इस चीज़ को, क्या आप सब में सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं करते, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ के सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर हाइपरथायराइडिज्म हो, ग्रेव्स डिजीज को और तरीके से ट्रीट करते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स देंगे आप ऑर्बिटल सेलुलाइटिस यानी कि इन्फेक्शन कॉजेज में, लिम्फोमास वगैरह में। सर्जरी करेंगे आप लिम्फेंजियोमा, प्लेक्सीफॉर्म, न्यूरोफाइब्रोमा वगैरह में। और एंडोस्कोप इसके अलावा ग्रेव्स डिजीज़ में आप लेटर ऑर्बिटोटोमी करेंगे। ये आपको ट्रीटमेंट के आप एक दफ़ा नाम रीड कर लिएगा, लेकिन ये जो लास्ट रिमेंबर वाली बात लिखिएगी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप छोटा सा निमोनिक है कि बच्चे जो है गेम्स वगैरह खेलते हैं उन्हें CD पसंद होती है, जो गेम्स वाली CDs नहीं होती, अब तो नहीं होती लेकिन पहले यही होती थी CDs। तो याद रखिएगा CDR
चिल्ड्रन डर्माइट सिस्ट रेप्टोमायोसार्कोमा CDR। चिल्ड्रन में जो बेनाइन सबसे कॉमन होता है वो डर्माइट सिस्ट होती है, और मेलिग्नेंट जो होता है वो रेप्टोमायोसार्कोमा सबसे कॉमन होता है। और बड़ों को AC ज़्यादा होता है तो वो कहते हैं AC लगवाओ। मतलब एडल्ट्स में A फॉर एडल्ट्स, C फॉर कैवर्नस हीमेंजियोमा और L फॉर लिम्फोमा। एडल्ट्स में कैवर्नस हीमेंजियोमा मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर है और लिम्फोमा मेलिग्नेंट ट्यूमर है। चिल्ड्रन में CDR और बड़ों में AC लगवाओ। चिल्ड्रन डर्माइटिस बेनाइन, रेप्टोमायोसार्कोमा मेलिग्नेंट, एडल्ट्स में कैवर्नस हीमेंजियोमा बेनाइन और आपके पास लिम्फोमा मेलिग्नेंट। आई होप सो आपको ये प्रोप्टोसिस वाला टॉपिक एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको आना चाहिए। आपको ये समझ आ गया हो, कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। अगर आपको समझ आए तो आंसर ज़रूर दिएगा। थैंक यू सो मच।